बीकेएस क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम चल रहे थे यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युति। इसका लेक्चर नंबर 3 है कूलॉम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कूलॉम्स लॉ के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। जो कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम्स लॉ सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दो बिंदु आवेशों को कूलॉम्स लॉ में लिखेंगे, दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समझिए, कोई भी दो बिंदु आवेश हैं, उनके मध्य या तो आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण लगेगा। क्योंकि पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी धन आवेश है तो वो प्रतिकर्षण करेंगे, यदि कोई धन और ऋण आवेश है तो वो आकर्षण करेंगे। तो दो बिंदु आवेशों के मध्य अब जो आकर्षण और प्रतिकर्षण हो रहा है उसका मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए कूलॉम ने नियम दिया। लेकिन ये क्या है, प्रायोगिक नियम, ये प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया। जब प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया इसलिए इसके लिए जो इसकी खास कोई डेरिवेशन नहीं है। तो इसके लिए क्या, जो कूलॉम जी थे जिन्होंने इसके बारे में बताया, उन्होंने बताया कि इस बल को निकालने के लिए उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जो ये बल होता है इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती होता है, और उसके बीच की जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब एक चीज और इन्होंने बनाई, अब दिशा, ये तो सब चीजें हो गई हैं उसका मान निकालने के लिए, लेकिन दिशा, तो दिशा के संबंध में इन्होंने कहा है कि दिशा जो है बल की दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश होता है। इस बात को समझिए। कोई भी दो जैसे कि कोई भी दो आवेश हैं, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें प्रतिकर्षण जो लगेगा, ये माना प्रतिकर्षण लगा है, ये है प्रतिकर्षण। तो ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, मतलब या तो इस तरफ होगा या इस तरफ, ठीक है। और यदि ये माइनस चार्ज होता तो ये इस तरफ लगता, आकर्षण लगता। तो इसलिए ये कह सकते हैं, जो इन्होंने कहा है कि इस रेखा के अनुदिश होता है। क्या होता है? रेखा के अनुदिश होता है। अब इसका क्या करते हैं, सत्यापन। अभी ये तो थ्योरेटिकल कह दिया है, अब इसका अपन यूज कैसे करते हैं और इसका मान कैसे निकालते हैं, इसके लिए अपन सत्यापन करते हैं कूलॉम लॉ का। तो जो सत्यापन करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन मानते हैं कि दो बिंदु आवेश हैं, Q1 और ये Q2, और ये रखे हैं R दूरी, कितनी दूरी पर रखे? R दूरी पर रखे हैं। अब जो इसने पहला पॉइंट कहा है, उन आवेशों का गुणनफल के अनुदिश होता है। तो जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट के अनुसार जो F है
इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, माना ये लग रहा है फोर्स F, जो F फोर्स है, फोर्स समानुपाती, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही चीज है। समानुपाती मतलब समानुपाती का जनरल अंतर ये होता है कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि किसी दूसरे पर डिपेंड करती हैं। डिपेंड मतलब ये है कि यदि अपन Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है, कूलम ने यही कहा था कि यदि कोई दो आवेश बिंदु आवेश, यदि उन आवेशों की मात्रा को बढ़ाया जाए, जो आवेश रखे उन्हें बढ़ाया जाए तो फोर्स भी बढ़ेगा। और किस अनुपात से बढ़ेगा? उनके गुणनफल के अनुसार बढ़ेगा। तो इसी को कहा जाता है समानुपाती। समानुपाती मतलब ये इस पे डिपेंड कर रहा है Q1 Q2 पे, इन्हें बढ़ाएंगे तो ये फोर्स भी बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा? इनके गुणनफल के बराबर बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने बताया था Q1 Q2, ये समीकरण नंबर 1। अब उसमें दूसरी चीज बताई थी, व्युत्क्रमानुपाती होता है इसकी दूरी का, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। यदि अपन दूरी को बढ़ाएंगे, यदि दूरी अपन ने बढ़ाई तो जो बल है वो कम होगा। क्यों कम? किससे कम होगा? व्युत्क्रमानुपाती से कम होगा। मतलब कि जो 1/r² से कम होगा, मतलब दूरी बढ़ाते जाएंगे बल कम होता जाएगा। तो इसको इन्होंने कैसे कहा? F समानुपाती 1/r², 1/r²। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे 1 + 2, तो F समानुपाती आ जाएगा Q1 Q2/r²। या यूं समानुपाती का मतलब ये होता है कि ये इसके साथ तो तीनों चीजों के साथ बढ़ ही रहा है, लेकिन एक स्थिति होती है ना कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, इस मान के बाद ही तो बढ़ना चालू होगा ना। कोई भी चीज है वो मान तो होगी। जैसे कि सपोज दैट करो कि एक लड़का है, ये दूसरा लड़का है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 6 साल का है, 6 साल का है। अब ये दोनों आपस में समानुपाती, ठीक। तो यदि ये 1 साल बढ़ेगा, ये 7 साल का होगा, ठीक है। यदि ये 2 साल का है, ठीक है, तो ये 3 साल का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि इसके बीच का प्रारंभिक अंतर क्या है, तो प्रारंभिक अंतर आप क्या बताओगे? 4 का, क्योंकि ये 2 साल का था, ये 6 साल का था। जो ये 4 है, ये तो इसका मान हो गया। तो मैं कहूंगा इसकी समानुपाती है, लेकिन आप कहोगे सर ये 4 से बढ़ रहा है। मतलब यदि इसकी आयु 10 हो जाएगी तो इसकी आयु 10 और 4 16 हो जाएगी। 10 और 4 14 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 साल पहले। तो यहां से ये देखो आप कि ये जो चीज है ये इसके समानुपाती है। मतलब यदि ये 10 साल बढ़ा तो 10 साल ये बढ़ा, 10 साल ये बढ़ा तो 10 साल ये बढ़ा, क्योंकि 10 साल यदि ये बढ़ गया तो 10 साल ये भी बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 16 साल का। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका मान कितना है, तो आप बताओगे कि सर इससे ये 14 ज्यादा है, 14 ज्यादा है। ये आपने कैसे निकाला? इसके प्रारंभिक मान से। तो समानुपाती अलग होता है और इसकी जो बराबर जो इसका मान होता है वो अलग होता है। यदि मैं इससे मान पूछूं तो मान दोनों का ही अलग आएगा, ठीक है। समानुपाती अलग चीज होती, मान अलग। इसलिए यहाँ जो समानुपाती है, समानुपाती को अपन को बराबर करने के लिए अपन एक नियतांक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नियतांक का यूज करते हैं। उस नियतांक को अपन कहते हैं, कौन सा नियतांक कहते हैं? उस नियतांक का नाम है ए। कोई भी नियतांक अपन यूज कर लेते हैं, उसको कहते हैं ए। F बराबर क्या आ जाएगा? ए Q1 Q2 और R²। जी आ गया आपका फाइनल मान। अब जो ये है, ये एक नियतांक है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, ये का मात्रक पूछ लिया जाता है। ए का मात्रक अपन कैसे निकालेंगे? तो ये देखो, ए Q1 Q2 है, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर क्या होगा? ये कूलम स्क्वायर। ये आर जो है ये हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं? दूरी। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। फोर्स का आपको पता ही है न्यूटन होता है, ठीक है। तो यहां इसका हम इससे गुणा कर देंगे, वो इसको नीचे ले आएंगे, तो यहां ये बराबर करके आ जाएगा क्या? मीटर स्क्वायर न्यूटन
बटे कूलम स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ये है इसका क्या मात्रक, मीटर स्क्वायर, न्यूटन स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। कूलम को हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर न्यूटन कूलम की घात -2। ठीक, अब देखो, अब अपन को जो ये नियतांक है, ये इस नियतांक के बारे में जानना है। तो इस नियतांक के बारे में कैसे क्या जान सकते हैं, ये भी एक प्रायोगिक जो बताया गया है कि कूलम्स का लोग प्रयोगों द्वारा पता किया गया है कि ए का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन क्या होता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है, विद्युतशीलता होती है। लेकिन यदि कोई चीज निर्वात या वायु में है, तो उसमें एप्सिलॉन जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट। एक माना एप्सिलॉन नॉट। तो अपन बताएंगे कि निर्वात में अधिकतर यही कंडीशन बनती है, निर्वात ही रहता है। निर्वात या वायु में बल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बल एप्सिलॉन नॉट और इससे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये है निर्वात की कंडीशन। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, ये है एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 गुणा 10 की पावर -11। कितनी होती है, 8.85 गुणा 10 की पावर -11। सॉरी 11 नहीं होती, 12 होती है। 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 होती है। अब आप पूछेंगे सर इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक कुछ नहीं, आप यहां से देखिए, ये जो है ये इसी की जगह ये आया है, क्योंकि क्या है, निर्वात वायु के लिए एप्सिलॉन 0 का मान एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये और ये इनमें जो रिलेशन है वो किस अपोजिट रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। जब व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होगा तो जिसका मात्रक, इसका जो मात्रक होगा वो, जैसे सपोज दैट करो, जैसे मैं इसको सॉल्व करूं तो ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एप्सिलॉन नॉट, तो ए का जो एप्सिलॉन नॉट बराबर करके आ जाएगा 1/4 पाई। ठीक है, अब ये 4 पाई है, इसका तो कोई मात्रक होता नहीं, ये न्यूमेरिकल संख्या है। जो ए है, ए का जो मात्रक होगा उसका अपोजिट होगा, मतलब जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा वो ए के अपोजिट होगा। तो ए का मात्रक क्या अपन ने ज्ञात किया था, मीटर स्क्वायर न्यूटन कूलम स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा कूलम स्क्वायर मीटर -2 और न्यूटन पावर -2। ठीक, ये हो जाएगा इसका मात्रक। अब ये तो हो गया है निर्वात के लिए। अब आपने कहा कि सर निर्वात में किसी और माध्यम में, जैसे कि कांच, मिट्टी का तेल और भी कई है, तो सर उसके लिए कैसे क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे निर्वात क्या है, कोई माध्यम है, माना कोई माध्यम में बल,
तो माध्यम में क्या होता है, माध्यम में जैसे माध्यम कोई भी माध्यम है उसका परावैद्युतांक, जो उसका परावैद्युतांक है वो है के। जब परावैद्युतांक यदि उसका के है तो उसके एप्सिलॉन का मान, एप्सिलॉन होता है वो वायु के एप्सिलॉन के मान का के गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, के गुना हो जाता है, मतलब के एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा माध्यम के लिए। माध्यम के लिए इसको अपन क्या कहते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युत शीलता। जो निरपेक्ष विद्युतशीलता हो जाएगी वो एप्सिलॉन बराबर करके हो जाएगी के इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए जो फोर्स का मान आएगा वो क्या आएगा, इसके लिए फोर्स का मान जो आएगा वो आएगा, क्या आ जाएगा, 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां तक अपन ने सब चीज जान ली है। Q1 जहां Q1 क्या है, Q1 है आवेश, Q2 भी है आवेश, और दूरी, और भाई सब चीज का मान जानते हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो क्वेश्चन सॉल्व करने में इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक चीज देखो इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक, एप्सिलॉन नॉट की अपन को वैल्यू पता है, ठीक है, और की अपन को पता है, पाई की पता है। तो 1/4 गुणन 3.14 गुणन 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब इसकी सब केवल कैलकुलेशन करते हैं तो अपन को एक मान प्राप्त होता है, उसे कहते हैं 9 गुणा 10⁻9। क्या होता है, 10⁻9। तो अब अपन यहाँ से निर्वात और वायु में जो अपना फार्मूला आया था बल का, उसको अपन लिख सकते हैं 9 गुणा 10⁻9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अधिकतर फार्मूला ये यूज होगा, क्या यूज होगा, ये यूज होगा। अब जैसे कि अब ये निरपेक्ष विद्युतशीलता है, ठीक, तो निरपेक्ष विद्युतशीलता के लिए मैं आपसे कहूं जैसे कि क्वेश्चन, मिट्टी के तेल की निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता याद करो। इसमें के का मान होता है 2, के का मान क्या होता है 2। अब यदि आपको इसकी मिट्टी के तेल की निरपेक्ष विद्युतशीलता याद करनी है तो आप क्या करोगे, एप्सिलॉन 2 गुणा एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का मान मालूम है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। तो यहाँ से आप मान निकाल दोगे। तो ये हो गया अपना कूलाम्ब। अब अपन को एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट जानने, नोट डाल के लिख लें, नोट डाल के लिखो कि धातु के लिए के का मान क्या होता है, इंफिनिटी होता है। क्या होता है, इंफिनिटी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी कभार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो धातु के लिए के का मान क्या होता है, इंफिनिटी होता है। अब अपन को आपको पता है दिशा, तो दिशा के लिए आपको पता है कि बल जो होता है सदिश राशि, क्या है,
सदिश राशि, जब सदिश राशि है तो जो इसका परिणामी होगा f का वो f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट डॉट डॉट, मतलब जो इसकी दिशा होगी वो अपन सदिश योग के द्वारा निकालेंगे। मतलब जो भी बल लगेंगे, किसी एक पॉइंट पे 2 बल लग रहे हैं या 3 बल लग रहे हैं, तो उसके लिए अपन इसका जो परिणामी निकालेंगे, नेट निकालेंगे, वो सदिश योग के द्वारा निकालेंगे। किसके द्वारा निकालेंगे? सदिश योग के द्वारा निकालेंगे। अब इसके लिए अपन फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ये मानो दो बल F1 F2 ये लग रहे हैं इस पॉइंट पे। ये कोई पॉइंट है, इस पे एक बल इस तरफ लग रहा है, एक बल उस तरफ लग रहा है, और इनके बीच का जो कोण है वो है 90 डिग्री। अब इसका परिणामी कैसे निकालेंगे? अब इसको अपन डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते, डायरेक्ट इसलिए जोड़ सकते क्योंकि ये उस दिशा में लग रहा है, ये इस दिशा में लग रहा है। जब ये उस दिशा में इस दिशा में लगता है तो इसके लिए सदिशों का योग का फार्मूला होता है। सदिशों का फार्मूला में क्या जाता है, एफ नेट बराबर करके होता है, एफ नेट बराबर करके आता है F1 मोड स्क्वायर प्लस F2 मोड स्क्वायर प्लस 2 F1 मोड प्लस F2 मोड कोस थीटा। ये होता है इसका फार्मूला एफ परिणाम निकालने के लिए। मतलब जो एफ है, एफ की वैल्यू निकालने के लिए। इससे क्या है, अपन एफ की वैल्यू फाइंड करते हैं, दिशा फाइंड नहीं करते। दिशा फाइंड करने के लिए दूसरा जो, अब अपन को इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो जो डायरेक्शन फाइंड करनी है, माना अपन ने ये है, इसका जो परिणामी है वो एफ नेट यहाँ आया, और ये कोण है थीटा। ये कोण क्या है? थीटा। तो जो थीटा कोण आएगा उसको अपन लिख सकते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर करके क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर करके हो जाएगा, ये कोण कौन सा है, ये बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो इस अब जो टेन थीटा आएगा वो अपना क्या आएगा, टेन थीटा बराबर करके हो जाएगा जो ये ऊपर वाला बल है एफ, ठीक है, एफ का साइन थीटा मतलब साइन 90, ठीक, और उसके बाद जो नीचे वाला है, नीचे वाला एफ प्लस एफ कोस 90, ठीक। अब यहां से अपन को यदि इसका एफ नेट निकालना है तो इस फॉर्मूले में अपन मान रख देंगे, तो एफ नेट बराबर करके क्या आ जाएगा, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर कोस 90 का मान कितना होता है, क्योंकि थीटा का वैल्यू अपन को यहाँ रखनी है ये वाली, ठीक है, क्योंकि ये तो दिशा आ रही है, ये दिशा बाद में अपन ज्ञात करेंगे, क्योंकि पहले तो यहाँ अपन को थीटा का मान रखना है 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री कोस 90 का मान कितना होता है, 0। जीरो मान आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा √2 एफ, क्योंकि F1 F2 बराबर है, क्योंकि मैंने दोनों बराबर लिए, F बराबर करके √2 एफ आ जाएगा। अब अपन को दिशा निकालेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा अपन कैसे निकालेंगे, एफ साइन थीटा का मान कितना होता है, एफ साइन थीटा का मान होता है 1, ये आ जाएगा एफ, और कोस 90 का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा एफ, एफ से एफ कट जाएंगे, ये जाएगा 1, और टेन 1 मान किसका होता है, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ से जो अपना परिणामी निकलेगा वो 45 डिग्री पर एफ नेट आएगा, जो एफ होगा वो कितना हो जाएगा, √2 एफ। तो जो सदिश योग अपन करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। कहीं भी यदि कोई भी दो फोर्स होते हैं तो उनके लिए अपन जो योग करते हैं उसे इस तरीके से करते हैं, उसको डायरेक्ट नहीं करते हैं। पर जबकि कूलाम्स में अपन ने पढ़ा था, कूलाम में एक अधिक, क्योंकि अपन ने पढ़ा था आवेश से अदिश राशि, और आवेश का अपन सीधा सीधा गुणा कर देते हैं, सीधा सीधा योग कर देते हैं, जैसे -q + q है, अपन सीधा सीधा 0 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ अपन -f और +f 0 नहीं कर सकते, इसमें अपन को डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, कौन किस डायरेक्शन में। जब डायरेक्शन देखेंगे उसके बाद ही अपन इसको 0 या कुछ और कर सकते हैं। फिर अब क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये है कि दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, दो बिंदु आवेश हैं, एक +40 माइक्रोकूलम, ठीक है, एक -10 माइक्रोकूलम, एक -10 माइक्रोकूलम का है, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है, क्वेश्चन नंबर 1,
इनके बीच की जो दूरी है वो है 10 की पावर, इनके बीच की जो दूरी है वो है 2 मीटर, 2 मीटर, कितनी 2 मीटर। तो अब इसका फोर्स फाइंड करो, क्या फोर्स फाइंड करो। अब ये यहाँ है 10 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज, ये है 10 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच की दूरी जो है वो 10 मीटर है। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन है, इसको अपन को फाइंड करना है कूलम्ब्स लॉ से। फाइंड द एफ को फाइंड करना है। ठीक, अब एफ को जब अपन को फाइंड करना है तो ये क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में दिया जाएगा। दो बिंदु आवेश है जिनके एक पहले का मान इतना है, दूसरे का मान इतना है, दोनों आपस में 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो उसका बल और बल की दिशा ज्ञात कीजिए। अब अपन को इसमें बल भी बताना है और बल की दिशा भी बतानी है। अब सबसे पहले अपन जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ के अनुसार एफ का मान कितना होता है, और ये जो चीजें हैं ये यदि क्वेश्चन में कुछ ना दिया गया हो, जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया गया हो तो अपन निर्वात मानते हैं। निर्वात मतलब वायु मानते हैं, क्योंकि कोई माध्यम नहीं, यदि माध्यम होगा तो वो माध्यम देगा अपन को। अब अपन यहाँ इसका फार्मूला लिखेंगे 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब अपन को पता है Q1 Q2 का मान दिया है, पहला Q1 है तो दूसरा Q2 है, तो 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 का मान कितना है 40। अब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैंने बताया था माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। तो जो माइक्रो कूलम है इसको कूलम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -6 लिखना पड़ेगा। और जब भी अपन फार्मूले में मान लिखते हो तो पर हमें कूलम में लिखा जाता है और मीटर में लिखा जाता है। यदि यहाँ सेंटीमीटर होता तो इसे अपन मीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं एसआई पद्धति में लिखी जाती हैं। यदि अपन किसी एक पद्धति में कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि अपन यदि सीजीएस पद्धति में सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो सीजीएस पद्धति में जो भी अपन चीज सॉल्व करेंगे उसमें हर मान सीजीएस में रखेंगे। लेकिन अपन यहाँ एसआई पद्धति मानक पद्धति है, एसआई पद्धति को स्टैंडर्ड पद्धति माना जाता है, इसलिए जो भी अपन क्वेश्चन करते हैं वो एसआई पद्धति में सॉल्व करते हो। एसआई पद्धति में जब अपन कोई चीज सॉल्व करते हैं तो उसमें जो आवेश का मात्रक है वो कूलम, तो अपन यहाँ जो भी मान रखेंगे वो कूलम में रखेंगे, और जो दूरी का मात्रक है वो मीटर, तो हम मीटर में रखेंगे। इसी के लिए जो अपन ने ये कैलकुलेशन की है ये भी अपन ने इसी एसआई पद्धति के थ्रू की है। तो इसके लिए यदि कभी सीजीएस पद्धति में कोई मान दिया जाए अपन को, तो उसको पर हमेशा आप एसआई पद्धति में कन्वर्ट करके करें, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो एसआई पद्धति की। यदि अपन ने सीजीएस पद्धति में इसको रखा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 गुणा 10 की पावर -6 कूलम, ठीक, इंटू 10 गुणा 10 की पावर -6 कूलम, 10 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। अब आर स्क्वायर, तो आर को अपन 2 गुणा 2 लिख देते हैं। ठीक, अब कुछ नहीं, काटा पीटी मचाते हैं। काटा पीटी कैसे मचाएंगे, 2 2 दूनी 4, तो 4 से 4, ये यहाँ कितने आ जाएंगे 10। ठीक, जब यहाँ 10 आ जाएंगे तो 10 10 100 100 गुणा 900, ये कितने हो जाएंगे 900। अब अपन घातों को जोड़ें, 10 की पावर 9 -6 ठीक, 6 6 दूनी कितने होते हैं 6 6 12, 12 में से 9 गई तो 3, तो 9 गुणे 10 की पावर -3। अब 10 की पावर -3 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 का मतलब होता है नीचे 10 की पावर 3, नीचे 10 की पावर 3 का आएगी तो 1000 आ जाएगा। अब 1000 आ जाएगा तो अपन इसको काटेंगे तो 0.9 न्यूटन, 0.9 न्यूटन ये अपना क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा। अब अपन दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है 10 मीटर की दूरी पर, तो इसके लिए भी अपन क्या करते हैं, फोर्स बराबर करके 9 गुणा 10 की पावर इंटू 10 10 की पावर -9 इंटू 10 10 की पावर -6। ठीक, इसको अपन ने कन्वर्ट किया, मीटर कितना है 10 गुणा 10, 1 10 2 10, 2 10 से 2 10 कर लें, 9 गुणा 10 की पावर -10 की पावर +9 -6। अब -6 में से कितने जाए, -3 आ जाएंगे, -3 9, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 0.009 न्यूटन।
ये आ गया फोर्स। ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब अपन थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे तो अपन सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा अपन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन तो ये बच्चों के क्वेश्चन है, ठीक है, ये 12th लेवल के क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आते हैं। लेकिन बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते। बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको दिया जाएगा एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। एक समद्विबाही समकोण त्रिभुज है जिसके कर्ण के कोनों पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे कोने पर प्लस क्यू आवेश तथा तीसरे पर माइनस क्यू आवेश। बल दिशा फाइंड करो और इसमें अपन को बल और दिशा दोनों चीजें फाइंड करनी है। और कुछ नहीं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब कोण इस प्रकार का है, त्रिभुज इस प्रकार का है, इसमें ये भुजा और ये भुजा इक्वल बराबर है। अब इसमें ये कहा कर्ण के दो कोनों पर प्लस क्यू आवेश। सॉरी, कर्ण के कोनों पर ये लाइन नहीं थी तथा तीसरे कोने पर ये लाइन नहीं है, तीसरे कोने पर माइनस क्यू आवेश है। तो ये प्लस क्यू आवेश हो गया तो यहाँ भी प्लस क्यू आवेश, क्योंकि कर्ण जे है, कर्ण के दोनों कोनों पर प्लस क्यू आवेश है। और जो तीसरा कोना है यहाँ माइनस क्यू आवेश है। क्या है? माइनस क्यू आवेश। अब वो ये पूछ रहा है कि यहाँ इसका बल फाइंड करो, बल क्या होगा। तो आप देख रहे हो जो इस पॉइंट पे बल किस किस के द्वारा लग रहा है, एक तो ये बल लगाएगा और एक ये बल लगाएगा, ठीक है। हालांकि ये दोनों आपस में भी बल लगाएंगे लेकिन अपन को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने पूछा इस पॉइंट पे बल क्या होगा। तो ये जो है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये अपने को क्या करेगा, आकर्षण करेगा। जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, रेखा के अनुदिश और कहाँ अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि ये अपने इसको खींचने की कोशिश करेगी। जो ऊपर वाला यहाँ खींचने की कोशिश करेगा, क्या करने की कोशिश करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। अब लेकिन आप ये देखिए, जो ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, लेकिन जो बल है, बल की क्वांटिटी है वो सेम है। बल की क्वांटिटी क्या है, सेम है। जब बल की क्वांटिटी सेम होगी तो फोर्स जो लगेगा, इसको मान लिया F1, इसको मान लिया F2। तो F1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, F1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्यू कितना है, क्यू वही है, क्यू भी वही है, तो क्यू स्क्वायर बटे दूरी क्या है, मैंने बताया दूरी इक्वल है, इसको x मान दिया तो इसको भी x मान दिया, क्योंकि दूरी दोनों की इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर जी F1 आ गया, जी F2 आ गया, तो F2 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए F1 F2 लगभग बराबर है, तो अपन लिख सकते हैं F1 बराबर F2 बराबर F। ठीक, अब इसको मैंने आपको समझाया था कि इसका नेट कैसे निकालते हैं। तो F नेट बराबर करके आएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, तो F नेट बराबर करके आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, F बराबर है प्लस 2F स्क्वायर कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। F नेट बराबर करके आ जाएगा √2F, क्या है √2F आ जाएगा। अब जब अब इसकी उसने कहा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अपन को क्या निकालना, डायरेक्शन में अपन को निकालना tan थीटा। तो tan थीटा अपना क्या आ जाएगा, F1
साइन 90, F2 तो ये सब बराबर है, तो F प्लस F cos 90, ठीक है। इसका मान 0 होता है, इससे ये कट जाएगा, cos 90 का मान 1 होता है, तो tan थीटा ये बराबर थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक। तो ये अपना मान आ गया। तो अपन से पूछा जाए तो अपन लिखेंगे एफ नेट बराबर करके क्या लिखेंगे, √2f। एफ की अपन वैल्यू रख देंगे, एफ की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 तो √2 1/4πε0 q² ठीक। ये तो हो गया एफ नेट। अभी जिसने दिशा पूछी तो दिशा बताएंगे अपन। दिशा क्या बताएंगे, दिशा ये बताएंगे कि किसी भी समकोण की भुजाओं से 45 डिग्री का कोण बनाती, ठीक। तो ये यहाँ से अपन दिशा फाइंड कर लेंगे, ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हालांकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े एग्जामों में, और इससे भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं। अब बाकी आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, कोई चीज़ ना बने तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ और अच्छे क्वेश्चन, इससे अच्छे। दो प्रोटॉनों के मध्य बल दूरी 4×10⁻15 मीटर। अब इसका अपन को बल फाइंड करना है दो प्रोटॉनों के। तो आपको पता है प्रोटॉन के ऊपर आवेश क्या होता है, 1.6×10⁻⁻19। ये है प्रोटॉन का आवेश। अब आवेश अपन को पता चल गया, दूरी अपन को पता चल गई है, तो अपन सीधा सीधा फोर्स निकाल सकते हैं। 9×10⁻9 क्यू कितना है 1.6×10⁻⁻9, Q2 कितना है 1.6×10⁻⁻19 अपॉन ये कितना है 4×10⁻⁻15 4×10⁻⁻15। ये आ गया। अब अपन को कुछ नहीं करना, 15 15 दूनी 30। सबसे पहले अपन घातों को जोड़ते हैं, तो 9 -19 ये ऊपर जाएगी तो काय की हो जाएगी प्लस की, प्लस 15 प्लस 15, ठीक है। ये तो घातों क्या तो इंटू 1.6 अपॉन 4 से इसको काटेंगे तो 4 × 16 0.4 और 16 नंबर कितने होते हैं, 16 नंबर 144। 16 नंबर 144, ठीक है। 144 होते हैं 112.1, ये आ जाएगा। अब इसको बन गए 15 15 दूनी 30 30 9 कितने होते हैं 29, 10⁻29 -9 दूनी 18, ठीक है। तो इसमें से चले जाएंगे तो क्या बचेगा 10 1.44 मतलब 14.4 मीटर। दो प्रोटॉन के बीच कितना फोर्स लगेगा 14.4। अब आपसे ये पूछा जाए इसकी दिशा, यदि उसने पूछी दिशा डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन कैसे याद करेंगे। अब आपको पता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज तो आकर्षण हो गया प्रतिकर्षण। तो आप बोल दोगे श्रीमान जब पॉजिटिव पोटेंशियल है तो प्रतिकर्षण क्या होगा प्रतिकर्षण। अब इसी की जगह यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते, ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है वो भी बराबर होता है। तो यदि मैं आपसे प्रोटॉन की जगह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पूछ लेता, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पूछता तो वहां भी फोर्स इतना ही आता 14.4 न्यूटन। क्यों आता, क्योंकि जो प्रोटॉन का चार्ज है वो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है दोनों बराबर, इसलिए जो फोर्स आता
फोर्स 14.4 न्यूटन ही आता है, लेकिन ये डायरेक्शन ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो ये क्या करते हैं आकर्षण, तो जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी आकर्षण, क्या है आकर्षण। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और हाई हो रहा है, अब क्वेश्चन जाएंगे बहुत ही हाई स्टैंडर्ड पे, ठीक है। तो बढ़िया स्लाइड बना के रखें। तो ये है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है। दो धन आवेश हैं जिनका योग 18 कूलम है तथा r बराबर है 0.1 मीटर और f 72 मीटर, तो आवेश फाइंड कीजिए। अब इसमें आवेशों को नहीं दिया गया, बल को दिया गया है, और अपन को आवेश फाइंड करना है, आवेश को ज्ञात करना है। अब इसमें एक कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन क्या है 18 कूलम, 18 कूलम नहीं सॉरी 18 माइक्रो कूलम है, 18 माइक्रो कूलम। अब ये जो योग है इनका 18 माइक्रो कूलम है। अब 18 माइक्रो कूलम है तो अपन जानते हैं। अब यहां से अपन का सॉल्यूशन चालू होगा। ये है दो धन आवेश, ठीक, और इनके बीच की दूरी कितनी है 0.1 मीटर, ठीक। इनके ऊपर जो आवेश है उनका योग है 18 माइक्रो कूलम, और इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है प्रतिकर्षण फोर्स वो कितना है 72 न्यूटन, ठीक। अब अपन को सबसे पहले जो गिवन है, गिवन क्या है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कितना है 18 माइक्रो कूलम, 18 माइक्रो कूलम। जब ये अपन को गिवन है तो यहाँ से अपन Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 माइक्रो कूलम माइनस Q1, क्या Q1। अब जो Q2 की वैल्यू है और Q1 की वैल्यू, Q1 की तो Q1 ही रहेगी, लेकिन Q2 की वैल्यू भी आ गई, मतलब यहाँ जो Q1 है ये है Q2 है, ठीक। तो Q2 की वैल्यू क्या है 18 माइक्रोकूलम माइनस Q1। तो यहाँ से अपन फोर्स का फार्मूला लिखेंगे। फोर्स का फार्मूला क्या होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 इज इक्वल टू Q1। अब Q2 की जगह अपन को क्या लिखना 18 माइक्रोकूलम माइनस Q1। तो 18 माइक्रोकूलम कैसे लिखेंगे 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6 माइनस Q अपॉन दूरी क्या है 0.1 और 0, इसका मान कितना है 72 न्यूटन, क्योंकि फोर्स बराबर कितना दिया गया, फोर्स 72 न्यूटन दिया गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा 72। जब यहाँ 72 आ जाएगा 9 से इसको काटेंगे 9 8 72, कितना हो जाएगा 9 8 72 हो जाएगा। और ये 10 है 10 की पावर इस तरफ जाएगी तो ये किस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा Q1 8 गुणा 10 18 गुणा 10 की पावर माइनस 6 माइनस Q1 बराबर 8 इंटू, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 1 और 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 2, और 10 की पावर माइनस 2 इस तरफ चली जाएगी 10 की पावर माइनस 2, और ये चीज तो ये इस तरफ जाएगी 10 की पावर माइनस 9, यहाँ नीचे जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी 10 की पावर माइनस 9 हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 11, ये ठीक। अब यहाँ ये चीज जो आई है इसको बहुत ही समझने वाली चीज है। अब ये क्या है इसका अपन गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस Q1 स्क्वायर प्लस Q1 18 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 8 गुणा 10 की पावर माइनस 11।
अब जो 8 गुणा 10 की पावर 11 है तो इसको अपन 10 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, 80 गुणा 10 की पावर -12। क्या लिख सकते हैं, 80 गुणा 10 की पावर -12 लिख सकते हैं। अब इसमें नेगेटिव चिन्ह का दोनों तरफ गुणा कर देंगे और इसको इस तरफ ले आएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे तो Q1 स्क्वायर माइनस -18 गुणा 10 की पावर -6 Q1, और ये इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस का गुणा करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 80 गुणा 10 की पावर -12। ये समझ में आया, ये लाइन कैसे आ गई नीचे वाली, -Q1 प्लस Q1, इसमें सबसे पहले माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, तो ये दोनों चीजें तो जो की तो लिखी, लेकिन इसको इस तरफ लाएंगे अपन, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस की जगह किसमें आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। अब अपन को पता है, अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, Q1 माइनस 10 गुणा 10 की पावर -6 प्लस 8 गुणा 10 की पावर -6, ठीक, इनटू, यदि अपन इसका गुणा करेंगे तो यही राशि आएगी 8 × 80, इसको अपन लिख सकते हैं 10 गुणे 8 गुणे 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6। तो ये आप देख रहे हैं ये द्विघात समीकरण की तरह बन गया है, तो इसको अपन इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं अपन वैल्यू फाइंड, नहीं कर सकते यहाँ सॉरी Q1 आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से अपन Q1 कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ से Q1 कॉमन ले लेंगे तो Q1 माइनस, सॉरी यहाँ भी माइनस ही आएगा, तो -10 और यहाँ से अपन -8 गुणा 10 की पावर -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा Q1 -10 गुणा 10 की पावर -6, 10 गुणा 10 की पावर -6, ठीक। अब यहाँ से अपन इसका एक समीकरण बन जाएगा Q1 गुणा 10 गुणा 10 की पावर -6 Q1 माइनस Q1 -8 गुणा 10 की पावर -6 बराबर 0। तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 की वैल्यू 10 गुणा 10 की पावर -6 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 8 गुणा 10 की पावर -6। मतलब Q1 या तो 10 माइक्रोकूलम होगा या 8 माइक्रोकूलम। यदि Q1 10 माइक्रोकूलम, जैसे कि ये माना Q1 10 माइक्रोकूलम तो Q2 8 माइक्रोकूलम। और यदि कंडीशन नंबर फर्स्ट है, क्योंकि इसमें दो कंडीशन बनेगी, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन केस टू में आ जाएगा Q1 यदि 8 माइक्रोकूलम, Q2 कितना आ जाएगा, Q2 आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम। तो ऐसे अपन इसको फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़िया है, अच्छा है, इसको घर पे प्रैक्टिस करें, अच्छा क्वेश्चन है। एक लाइन ये R फिर 2R, ये R फिर 2R, ये Q -Q और ये प्लस ABC FB। डायरेक्शन ये एक अपने को निकाल दिया गया है क्वेश्चन, ये क्या दिया है, निकाल। एक लाइन है ABC, ठीक है, उसके बीच की दूरी R 2R, ठीक। अब इसके बीच में एक बिंदु B रखा हुआ है, इसका अब -Q है, यहाँ +Q, यहाँ +Q है।
अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एफ पे बी पे जो नेट बल है उसको फाइंड करो और उसकी डायरेक्शन बताओ कि इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में। तो अब अपन इसके द्वारा जब इस पे बल लगेगा तो ये कैसा बल लगेगा, आकर्षण, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा अपनी ओर, और ये जो बल है ये भी इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, करेगा नहीं करेगा। अब आपके मन में एक चीज आ रही है सर ये इसको आकर्षित करेगा तो ये भी इस तरफ खींचेगा, लेकिन क्या रहता है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में ये चीज दी हो या ना दी हो, इसमें जो पॉइंट है फिक्स रहते हैं, मतलब इनको किसी चीज से बांधा जाता है, ठीक है। ये भी अपनी डायरेक्शन से कहीं नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, लेकिन इस पे एक फोर्स लगेगा, इसको ये कोई धक्का देने की कोशिश करेगा, भैया तू चल चल, लेकिन ये चलेगा नहीं क्योंकि ये सब फिक्स है अपने पॉइंट, ठीक। क्योंकि यदि ये फिक्स नहीं होता तो ये मूवमेंट करने लगता है, इस दिशा में डायरेक्शन में जाने लगता, और इस डायरेक्शन में जाने लगता तो इसके बल धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, इसका बल कम होता जाता है, इसका जो ये एक समय जाके इस पर विलीन हो जाता, और जब इस पर विलीन होता तो यहाँ जीरो चार्ज हो जाता है, जीरो चार्ज हो जाता है तो ये बिल्कुल फ्री हो जाता है, ठीक। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत ही डीप में है, ठीक है। इनको हालांकि अभी नहीं पढ़ सकते पर इनको बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है। तो इसके ऊपर ये बल लगेगा और इसके ऊपर भी बल लगेगा। तो सबसे पहले अपन बल, इसके द्वारा बल कौन सा होगा, एफ ए मान लेते हैं, और इसके द्वारा जो बल होगा वो होगा एफ सी, ठीक। तो यहाँ से अपन एफ ए ज्ञात करेंगे तो एफ ए बराबर कितना आ जाएगा, माना अपन ने ए एक नियतांक मान लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को अपन ने एक नियतांक मान लिया, ठीक है।